हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आपके लिए सेट नंबर 67 है। इससे पहले हमारे 66 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहाँ आपको पेपर सेकंड हिंदी की भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्क वैध होता है यदि आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष सत्य हो, आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो, आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष असत्य हो, आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? निगमनात्मक तर्क वैध होता है। किस प्रकार होता है ये? इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष सत्य हो तो हमारा निगमनात्मक तर्क वैध होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तार्किक युक्ति की रचना का आधार है आकारिक वैधता, तथ्यात्मक सत्यता, भाषाई अभिव्यक्ति, उदाहरणों की उपयुक्तता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक युक्ति की रचना का आधार है, क्या आधार है? तार्किक युक्ति का आकारिक वैधता जो है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। दो महिलाएं और दो पुरुष ब्रिज खेल रहे हैं और मेज के उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम की ओर बैठे हैं। कोई भी महिला पूर्व के सामने नहीं है। एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है। एक पुरुष दक्षिण दिशा के सम्मुख है। महिलाएं कौन सी दिशाओं के सम्मुख हैं? पूर्व एवं पश्चिम, उत्तर एवं पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो महिलाएं हैं और दो पुरुष हैं कि ब्रिज खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो मेज के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हैं तो उत्तर पूर्व देखिए, कोई भी महिला पूर्व के सामने नहीं है। ये पूर्व के सामने नहीं है, यानी कोई महिला पूर्व के सामने नहीं है, यानी कि पूर्व में महिला हो सकती है, यानी पूर्व के इस तरफ नहीं है, इस तरफ पुरुष ही होगा। फिर पूछा गया, एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है। ये एक पुरुष दक्षिण दिशा के सम्मुख है। एक पुरुष दक्षिण दिशा के सम्मुख है, यानी कि यहाँ पर पुरुष बैठा है और यहाँ पर महिला बैठी है। तो पूर्व एवं पश्चिम, उत्तर एवं पश्चिम, देखिए क्या है, एक पुरुष दक्षिण दिशा के सम्मुख है। तो महिलाएं कौन सी दिशाओं के सम्मुख हैं? कौन सी दिशाओं के सम्मुख है महिलाएं? उत्तर और पश्चिम हो जाएगा ना, उत्तर एवं पश्चिम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महिला पूर्व पश्चिम की तरफ मुख करके बैठी है और यहाँ दक्षिण की तरफ बैठी है, तो ये भी पूर्व की तरफ मुख करके बैठी है, इसलिए उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अरे चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निर्देश दिया गया 31 से 35 तक दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। प्रश्न संख्या 31 से 32 नीचे दिए गए वेन डायग्राम पर आधारित है, जिसमें परस्पर काटते हुए तीन वृत्त हैं। जो हिंदी जानने वाले व्यक्ति, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति तथा वो व्यक्ति जो अध्यापक का है का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस डायग्राम में जो क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं उनको ए बी सी डी ई एफ जी से अंकित किया गया है। हिंदी जानने वाले व्यक्ति जी है, अध्यापक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति आर हैं, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति ये सी से दिए गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, यदि आप हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुने तो निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? जी बी सी ई। हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति, हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले, हिंदी और जानने वाले कौन से होंगे? ये अंग्रेजी हो गए हमारे और ये हिंदी के हो गए, तो इनके बीच का कौन सा है? एच हो जाएगा, एच और सी हो जाएंगे। ये क्या भाग दिया गया इसमें? जी बी सी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। यदि हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुने तो निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले, देखिए सी आ जाएगा ना। हिंदी जानने वाले व्यक्ति हैं और अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति हैं, ये अध्यापक के रूप में चुनना हमें, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, यदि आप ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहें जो अंग्रेजी नहीं जानते हो और अध्यापक भी ना हो तो निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? ई जी बी ए। अंग्रेजी नहीं जानते हो और
अध्यापक भी न हो, अंग्रेजी जानने वाले न हो और अध्यापक भी न हो, तो क्या होगा, ये अध्यापक जानने वाले और अध्यापक भी न हो, तो जी हो जाएगा हमारा। हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले, यदि आप ऐसे व्यक्ति को चुने, जी हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है, जी हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी जानने वाले न तो अध्यापक हैं ये और न ही अंग्रेजी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित ग्राफ का अवलोकन करें और प्रश्न संख्या 33 से 35 का उत्तर दें। की मात्रा लाख टन में है और मूल्य करोड़ रुपए में है। 2003, 4, 5, 6, 7 का है। चलिए इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में होती है? इंजीनियरिंग की सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई है? 2005, 2007, 2004 और 2005। सर्वाधिक पूछा गया है तो किस में हुई है इंजीनियरिंग की? ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर हो जाएगा 2004 में हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2004 में, सॉरी दोस्तों 2000। इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई थी? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, 2007 में हुई है। ये 35% है सामग्री के पूछा गया है। चलिए इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में 50% कम हुआ? 2004, 7, 5, 6 कम हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 2007 में, यानी कि 25 से। चलिए अगर निर्यात की मात्रा में किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 100% वृद्धि हुई है? 100% वृद्धि हुई है। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2006 में हुई है। ये 2006 में बराबर है, ये 50-50। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर, एक वेब सर्वर या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? ये उपरोक्त सभी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए, एक वेब सर्वर भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी थी एसआर, बीपीएल, हचिसन या एयरटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मोबाइल फोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर है, बीपीएल थी। मोबाइल कम्युनिकेशन भारत की सबसे पुरानी मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसने 1995 में कार्य प्रारंभ किया। यह खेतान ग्रुप के स्वामित्व में संचालित कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को भारत में कहां से छोड़ा गया था? बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, चेन्नई या अहमदाबाद। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को भारत में कहां से छोड़ा गया था? ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन जो है चंद्रयान फर्स्ट जो है, यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान है। भारत ने अपने पहले चंद्रयान का उप प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रशिक्षण यान PSLV CIF के जरिए किया। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ है। दलदल एक नम प्रदेश, नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है निम्न में से समीप जल निकाय, दूषित होना, केवल वर्षा या केवल समुद्र। ये क्या पूछा गया है? दलदल है जो एक नम प्रदेश है, नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है। कहां से प्राप्त करता है? ये इस समीप जल निकाय से। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नजदीक जो जल का स्रोत है वहां से ये जल प्राप्त करती है, दलदल जो होती है। दलदल की समस्या नहरी क्षेत्रों के समीप प्रदेशों में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी नहर के पास बनी दलदल समस्या को सम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा, ब्लॉग क्या है? ये ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन म्यूजिक है, इंटरनेट है, ए पर्सनल और OR को कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जनरल। ए पर्सनल और OR कॉर्पोरेट गूगल सर्च है। जो ब्लॉग है ये क्या है?
इसकी ब्लॉक की फुल फॉर्म क्या होती है? ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सी आंसर हो जाए। एक पर्सनल और ओ आर कॉर्पोरेट गूगल सर्च चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में आता है? मध्य भारतीय उच्च भाग, तटीय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, भारतीय मरुस्थल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में आता है? ये हिमाचल प्रदेश जो है अत्यधिक भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। भारत के भूकंप संभावित क्षेत्र जो है इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। ये डेफिनेशन करवा देता हूं आपको। भूकंप जोन देखिए 5 है। यह सर्वाधिक जोखिम वाला भूकंप संभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, पश्चिमी तथा मध्य हिमाचल अवस्थित है। भूकंप जोन 4 यह क्षेत्र भी जोखिम संभावित क्षेत्र है जो सिंधु गंगा नदी के डेल्टा भागों विशेषकर जम्मू कश्मीर के कुछ भाग तथा दिल्ली के विस्तृत है। भूकंप जोन 3 यह क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत है जो अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला है। भूकंप जोन 2 किसी तरह के जोखिम को प्रदर्शित नहीं करते हैं। भूकंप जोन 1 यह कम जोखिम वाला क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है। www.जीवनसाथी.com, भारत मैट्रिमनी.com या शादी.com, UK सिंगल मुस्लिम.com। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सी आंसर। www.singlemuslim.com। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ शहर दिए गए नगर। केंद्रीय मरु अनुसंधान कोलकाता, अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र नई दिल्ली, भारतीय लोक प्रशासन अहमदाबाद, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय जोधपुर। देखिए पहले का केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जो है जोधपुर में। इसी प्रकार देखिए आप पहले का चौथा कौन से में? देखिए बी और ए और बी में है। ठीक है, ए और बी में है। तो इस प्रकार देखिए हम कौन से मिलाएंगे? हम ए और बी का देखिए 4 जो हमारा अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जगह देखिए नई दिल्ली में हो सकता है ना। क्या है? 2nd 3rd बी हो सकता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जो है जोधपुर में है। फिर अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है ये बार अहमदाबाद में। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो अहमदाबाद में है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ये नई दिल्ली में है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय ये कोलकाता में है। इस प्रकार हो जाएगा हमारा। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जो है CAZRI भारत सरकार द्वारा 1952 में जोधपुर में स्थापित किया गया था। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो इसरो के प्रमुख केंद्रों में से एक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तो लोक प्रशासन के प्रकृति संबंधित विषयों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सूचना प्रसार हेतु स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। सुविख्यात अमेरिकी विशेषज्ञों पॉल एप्पल बीक की सोच पर आधारित पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित है और संबंधित यह संस्थान लोक प्रशासन और प्रबंधन में प्रशिक्षण अनुसंधान हेतु एक प्रमुख केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जाना जाता है। इसकी स्थापना 1954 में नई दिल्ली में की गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन 29 मार्च 1954 को किया गया था। फिर भारतीय विज्ञान कांग्रेस या भारतीय विज्ञान कांग्रेस पर संघ भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देना था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों की वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई? 2005, 2004, 2006 या 2007? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई है? कि 2004 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वैत पद्धति या ड्यूल मोड वाला नहीं है? दिल्ली विश्वविद्यालय, बेंगलोर विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो है द्वैत पद्धति या ड्यूल मोड वाला नहीं है? लेकिन नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है, जिसे इग्नू कहा जाता है। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग की नियुक्ति जुलाई 1964 में डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग ने सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों व प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो राइट आंसर क्या रहेगा? भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, भाग 4 को माना जाता है। ये भाग 1 जो है भारतीय संघ व राज्य के लिए 1 से 4 अनुच्छेद है। भाग 2 जो है नागरिक के लिए 5 से 11 है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक है। भाग 4 व 4 क तो नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य मिलते हैं इसमें, तो 36 से 51 व 51 क में है। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य का समावेश होने के कारण भाग 4 को प्रशासकों की आचरण संहिता कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, संविधान कानून कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षोपराय प्रदान करता है? अनुच्छेद 37A, अनुच्छेद 37B, अनुच्छेद 37C, अनुच्छेद 263? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षा उपाय प्रदान करता है? अनुच्छेद 37A करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सामाजिक अंकेक्षण या न्यायिक सक्रियता? तो राइट आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? सामाजिक अंकेक्षण जो है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।